हाँ कोई बात अब हुआ है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? वे संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता, वे प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहलाती है। और भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर है ना, तो वो क्या है? एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग जाता हो। मैंने ये आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है ना। कोई संख्या गुणनखंड आप सबको आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जो अपने प्रश्नावली 1.2 का जो पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको वही गुणनखंड कहना है, अभाज्य गुणनखंड। तो पहला सवाल 140 140 140 ले लेते हैं, ठीक है ना। मुझे 140 का अभाज्य गुणनखंड करना, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको भाज्यता का नियम लिखवाए थे, तो भाज्यता के नियम के अनुसार इसके गुणनखंड करना। 140 का मैं गुणनखंड करूंगा। पीछे हमें किस प्रकार से चेक करना है? 2 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, फिर 3 का, फिर 5 का, ठीक है ना। जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनसे हमें चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर 2 का भाग लगाऊंगा तो कितना? 214 70, ठीक है। और फिर से इकाई 0 तो 2 का जाएगा 35, ठीक है। अब 2 का जाना है क्या? नहीं जाना है, क्योंकि इकाई अंक 5 है। यहाँ पे 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, ठीक है ना। तो 2 का भाग जाएगा। 5 अब यहाँ पे 3 का जा रहा है या नहीं जा रहा है? नहीं। 3 का चेक करें, क्योंकि 3 का चेक किस प्रकार से करते हैं? इनके अंकों का योग करते हैं। 3 और 8 5 होते हैं, सॉरी 3 और 5 8 होते हैं। तो 8 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो इसमें भी नहीं जाएगा। फिर हम 5 का चेक करेंगे, इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे इकाई अंक क्या है? 5 है, तो किसका जाएगा? 5 का जाएगा, ठीक है ना। तो कितनी बार जाएगा? 7 बार, 35। फिर 7 में 7 का 7 एक, तो यहाँ पे 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 2 2 5 7। ये अपना आंसर होगा, ठीक है। और इसको हम और भी अगर घातों के रूप में लिखना चाहें तो 2 × 2 कितना हो गया? 2 बार है ना, 2 की घात 2 × 5 × 7, ठीक है। गुणनफल के रूप में लिखना है। हाँ, अभाज्य गुणनफल के रूप में ही लिखना, तो वो अभाज्य गुणनखंड गलत है, ठीक है। ये गलत सवाल बता रहा हूँ, अभाज्य गुणनखंड आपको करना है। दो का जाएगा? नहीं जाएगा। 3 का चेक करो, जाएगा 22 है, 9 नहीं जाएगा, ठीक है ना। फिर 5 का भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा 7 का 9 का जाएगा, कैसे जाएगा? 3 का नहीं जाएगा, 9 का कैसे जाएगा? 7 का चेक करो, 7 42 और नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 7 में जा रहा, 42 में जा रहा, 9 में नहीं जा रहा। फिर 11 का चेक करो, 7 और 2 9, 4 और 9 13 नहीं जा रहा, क्योंकि एकांतर संख्याओं का योग का अंतर कितना होना चाहिए? 0 या 11 का भाज्य होना चाहिए। 13 का जा रहा है क्या? देखो 65 और 9 92 हो गया, है ना। 9 बचेगा ना, नहीं जाएगा, ठीक है ना। 92 और यहाँ पे कितना? 7 1 बचेगा, 1 19 13 के बाद 19 आते हैं। फिर 13 के बाद 17 का, 13 के बाद प्राइम नंबर कौन सा? 17 का चेक करें, 68 कितना बचेगा? 2 और 6 बचेगा 62, 51
11 बचेगा 119 आता है, 17 के टेबल में 119 आता है, आता है ना, ठीक है, तो 17 का लगेगा, है ना, कितनी बार आएगा, 17 एकम 17 एकम 17 17 37 51 17 चौके 68 कितना बचा, 6 बचा ना, 68 2 और 4 6 इस 2 के आगे लगेंगे, कितना हो गया 62 हो गया, तो 17 3 51 कितना बचा, 11 बचा, 11 9 के आगे लगेगा 119, तो 17 के टेबल में 119 कितनी बार आते हैं, 17 7 अब जो भी हमने पिछले जो भी प्राइम नंबर देखे ना, वो उनमें से किसी का भी भाग इसमें नहीं जाएगा, अब 17 की आगे वाली संख्या का ही जाएगा, ठीक है ना, या तो 17 का एक बार और चेक करो, है ना, 17 दूनी 34 कितना बचा 9, 17 दूनी 34 9 बचा 97 आता है क्या, अब 19 का चेक करो, 19 दूनी 38 5 57 19 3 57 19 दूनी 38 और 19 3 फिर डायरेक्ट जाएगा इसके अंदर 23 का, ठीक है, तो इसका गुणनफल हो जाएगा 17 into 19 into देखो हमने हम अगर जो पहले चेक कर लेते हैं ना, उसी गुणनफल में देखिए सुनिए, हमने यहाँ पे 17 तक चेक कर लिया था, ठीक है ना, तो इसके आगे जो भी संख्या आएगी उसमें 17 से पहले वाली संख्या का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि वो इसका गुणनफल है ही नहीं ना, इसके मल्टीप्लाई में आ ही नहीं रहा है ना, इसके मल्टीप्लाई में आता तो आगे भी जाता, यहीं पे चला जाता, है ना, तो वो ये क्या इसका गुणनफल है, तो इसके गुणनफल में 17 से ऊपर वाली संख्या का है या 17 का भाग जाएगा, ठीक है ना, आपको जो दूसरे सवाल है, दूसरे सवाल में आपको क्या करना है, दो संख्या दे रखी है, उनके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है ना, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करना है और जो दो संख्या दे रखी है उनका गुणा करना है, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है, देखते हैं एक सवाल है कि 26 जो पहला सवाल है 26 और 91 26 और 91 तो यहाँ पे 26 का गुणनफल करेंगे और इधर 91 का, तो इसमें 2 का जाएगा, एक और 13 का जाएगा, इसमें किसका जाएगा, ठीक है, तो इसमें 26 के अपने गुणनफल क्या आ गया, अभाज्य गुणनफल 13, ठीक है, और 91 के 7 into 13। अब मैंने जब आपको ये एलसीएम बताया था तब कहा था दोनों के अंदर एलसीएम के लिए जो कॉमन आना चाहिए, कॉमन का मतलब वो सभी के गुणनफल में आना चाहिए, तो इसके गुणनफल में 13 आ रहा है, इसके गुणनफल में 13 आ रहा है, बाकी 2 इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा, 7 इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा, तो जो दोनों के अंदर आ रहा है वो अपना एलसीएम होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 13, ये 13, ठीक है ना, और एलसीएम जो दोनों में आ रहा है वो तो होगा ही, 13 और जो नहीं आ रहा वो भी इसका मल्टीप्लाई होगा, तो 2 और 7 भी होगा, ठीक है, 26 into 7 4 14 और 4 182, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, दो संख्या का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल निकालना, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे संख्याओं का गुणनफल क्या है, 26
इंटू 91 करिए तो 91 और 26 2 6 5 18 5 23 6 6 3 ठीक है ना 366 ये आ गया। अब एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ठीक है ना, हमें क्या निकालना, दो संख्याओं का गुणनफल निकाल दिया। हाँ। अब क्या निकालना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या हो जाएगा 13 इंटू 182 तो करिए आ गया तो ये है ये 26 26 का 6 हाथ लगे 2 और 13 8 100 104 13 8 104 और 2 106 तो कितना 10 लगेगा और 13 एकम 13 13 और 10 23 सेम सेम आ गया। ठीक है ना, कितना सेम है। इसका मतलब क्या है, जो एलसीएम हमने निकाला और जो एचसीएफ निकाला उन दोनों का गुणनफल और जिन संख्याओं का हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है ना। हाँ। जो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, ये समझ में आया। आ गया। हमें क्या करना है कि एलसीएम और एचसीएफ निकाल के उनका जो गुणनफल है वो जो दोनों संख्या जिनका हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं उनके गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो तब गुणनफल के बराबर। तो मैं 336 का गुणनखंड करता हूँ। इधर देखो ध्यान, 336 का गुणनखंड करता हूँ। ठीक है, तो 336 का गुणनखंड करने के लिए हमें जो अपने अभाज्य संख्या होगी, किसी भी संख्या का गुणनखंड करना है तो हमें अभाज्य संख्या क्या होती है कि जिसके अंदर खुद और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे 2 में 2 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है। ठीक है ना, तो 2 क्या है अभाज्य संख्या। 3 में 3 का जाता है और 1 का जाता है, बाकी और किसी संख्या का नहीं जाता। क्या 4 है अभाज्य संख्या? नहीं है। 4 और 1 के अलावा कौन सी संख्या का भाग जाता है? 2 का भी जाता है, तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 5 अभाज्य संख्या, 5 और 1 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। 6 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 6 के अंदर 2 का भी जाता है और 3 का भी जाता है। ठीक है ना, तो 6 अपनी अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 7 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 7 में 7 और 1 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है ना। फिर 8 भी नहीं है, 8 में 2 और 4 का जाता है, 9 में 3 का जाता है, 10 में 5 और 2 का जाता है, 11 में किसी का नहीं जाता तो 11 है, 12 में 3 2 और 4 का जाता है ना, और 13 में किसी और का नहीं जाता तो 13 है। ठीक है ना, इस तरह से ये क्रम चलता रहता है। ठीक है ना, ये सारी अभाज्य संख्या है। और अब जब हम किसी का भी गुणनखंड करेंगे तो इन संख्याओं का भाग उन संख्या में जाता है या नहीं, ये हम क्रम से चेक करेंगे। तो 2 के लिए मैंने आपको बताया था, 2 के लिए क्या होता है कि जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, वो 2 से पूरा भाज्य हो गया है ना। तो इसमें 6 आ रहा है, हाँ, इसके अंदर 2 का पूरा भाग जाएगा। ठीक है ना, तो अब भाग लगाना है। ठीक है ना, मुझे क्या करना है, 336 में किसका भाग लगाना है? 2 का। ये संख्या अपनी मर्जी से रखनी है, भाग जा रहा है उस हिसाब से। ठीक है ना, ठीक है ना, भाग जा रहा है उस हिसाब से रखनी है। तो 2 का भाग लगाऊंगा एक बार, है ना, 1 से इक्वल 3 कितनी बार गया? 6 बार गया, 12 1 से इक्वल बचा 16 8 बार गया, 16 और 0 पूरा भाग चला गया। कितना आया? 168 को यहाँ पे लिखो। ठीक है, अब फिर से चेक करो, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, मतलब 5 का जाता है, इस तरह से। तो 2 का जा रहा है, इकाई अंक कितना? 8 है। 2 के लिए क्या चेक करना है? 0 2 4 6 और 8
इकाइयों ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके अंदर 8 आ रहा है तो 2 का भाग लगाएंगे, 2 8 16 8 दूनी 16, ठीक है ना। और 4 में जाए 8 में जाएगा 2 का और 4, ठीक है ना। ये ऐसे ही करेंगे। अब जैसे इसमें 2 का भाग लगा होगा, 1 में नहीं जाएगा 16 में जाएगा, 8 बार 16 है ना। और ऊपर से कितना उतरेगा 8 उतरेगा, ठीक है ना। कितनी बार गया 4 बार गया, यहाँ पे, ठीक है ना। अब बोल किसमें जाएगा? ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 2 का चेक करो जाएगा कि नहीं जाएगा। इकाई अंक क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8, तो यहाँ पे 4 आ रहा, 4 आ रहा, इसमें 4 है, ठीक है ना। 2 का भाग जाएगा तो 2 का लगाएंगे, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर से 2 का जाएगा 2 2 4 2 तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। का। अब 2 का जाएगा क्या, नहीं। 1 आ रहा है ना लास्ट में, लास्ट में 1 आ रहा। अब इस क्रम में 1 कहीं है ही नहीं अपना, है क्या, नहीं है, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। तो अब 3 का चेक करें, 3 का चेक करने के लिए क्या, मेरा भाई बुला रहा है चेक 3 का चेक करने के लिए क्या होता है कि जितने भी कोई संख्या उसके अंदर जितने भी अंक है, यहाँ पे क्या 21 है, हां इसके अंदर कितने अंक है 2 अंक है, 2 और 1 है ना। तो इन दोनों का योगफल है ना, योगफल में 3 का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पे 2 और 1 कितना होता है 3, तो 3 के अंदर 2 का भाग, सॉरी 3 के अंदर 3 का भाग जा रहा है, तो इसके अंदर भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 का लगाया 7, अब इसमें ना तो 3 का जाएगा ना 5 का जाएगा, सीधा किसका जाएगा 7 का, क्योंकि अभाज्य संख्या है 7, तो ये 7 का जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से इसका गुणनखंड होगा। ये गुणनखंड आपके 8वीं में कंप्लीट हो जाते हैं, 8वीं से मतलब, ठीक है ना। और 54 में इसी तरह से 54 का करना पड़ेगा, 2 ठीक है ना। 2 का जाएगा 2 2 4 2 दूनी 4, अब 2 दूनी 4 होता है, 1 बचा, ठीक है। 54 में अगर मैं 2 का भाग लगाऊंगा तो 2 बार गया 4, यहाँ पे कितना बचा 1 बचा, फिर ऊपर से 4 उतरेगा, कितनी बार जाएगा 7 बार, है ना, ठीक है। तो ये 27 यहाँ पर, फिर 2 का जाएगा क्या नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई अंक क्या है 7 है, और यहाँ पे इकाई अंक ये होने चाहिए 2 का भाग जाने के लिए। 3 के लिए क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे, 7 और 2 का योग करेंगे, कितना होता है 9, 9 में 3 का भाग 4 है, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग लगाऊंगा, कितनी बार 9 बार, 9 बार। अब 9 में भी 3 का भाग जाएगा 3 बार, और 3 में 3 का भाग, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे 336 के गुणनखंड क्या है 2 × 2 1 2 3 4, और ये 4 × 3 × 7। आप चाहो तो इसको बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। 2 की घात 4 × 3 × 7, ठीक है ना। 54 को 2 × 3 × 3 इसको 2 × 3 कितने 3 है, तो 3 की घात 3, ठीक है। अब देखिए एलसीएम और एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में दोनों में आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि ये 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, ठीक है ना। ये 2 आ रहा है, इसका जोड़ा इसके अंदर नहीं बन रहा नहीं है ना, तो ये बाकी सब 2 है, लेकिन इसके अंदर 2 एक ही है। तो हम ये कह सकते हैं जिसके ऊपर मिनिमम घात होती है वो हमें एलसीएम में ले सकते हैं, मिनिमम घात, ठीक है ना। मिनिमम घात कितने, इसके 2 के ऊपर कितनी घात है 1, यहाँ पे 2 के ऊपर कितनी घात है 4, तो इसके अंदर तो 4 2 आ रहा है, 4 बार 2 आ रहा है, और इसमें 1 बार 2 आ रहा है, इसी का जुड़ा बनेगा ना, ऊपर इसी का जुड़ा बनेगा, बाकी के तो 3 बार जो 2 है वो खाली जाएंगे, इसके अंदर जुड़े बनेंगे, तो ऐसे अपना वो नहीं लेंगे। कॉमन कितना है, सिर्फ एक ही 2 कॉमन है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं एचसीएफ में जो मिनिमम घात होती है वो लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया सिर्फ 2 लूंगा, ठीक है, क्योंकि इसका जोड़ा इसके साथ बन रहा है,
बाकी का नहीं बन रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 की घात 4 है और यहाँ पे 2 की घात 1 है, तो मिनिमम क्या क्या 2 की घात 1, 2 की घात 1 लूंगा। यहाँ पे देखो 3 की घात 3 है और यहाँ पे 3 की घात 1 है ना। तो 3 की घात 1 मिनिमम है, इसका जोड़ा बनेगा इसके साथ, लेकिन बाकी 2 बार जो 3 है वो खाली रहेंगे, उनका जोड़ा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे 1 3 ले लिया। हाईएस्ट में आपको मिनिमम घात लेनी है ना। एचसीएफ में हाईएस्ट होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, तो हाईएस्ट के लिए अपने को मिनिमम घात लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब 7 की घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 की घात है नहीं, 7 की घात 0, ठीक है, तो 7 नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 6। अब एलसीएम में या तो मैंने जैसे बताया वैसे करना है कि यहाँ पे एक बार तो 2 लिख लिया, बाकी ये इन तीनों 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है इसके साथ, तो वो भी लिख लेंगे, कोई बात नहीं है, मतलब वो भी लिखना है आपको। या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे जो मैक्सिमम 2 जिसमें आ रहे हैं है ना, यहाँ पे चारों 2 चारों 2 लिख रहे हैं ना, क्योंकि एक का तो जोड़ा बन गया, वो भी लिख रहे हैं और 3 भी लिख रहे हैं, ये तीनों 2 भी लिख रहे हैं ना, तो हम एलसीएम में मैक्सिमम घात लेंगे, ठीक है ना। यहाँ 2 की घात 4 है, यहाँ पे 2 की घात 1 है, तो 2 की घात 4 लूंगा, ठीक है ना। अब 3 की घात 1 है और 3 की घात 3 है, तो मैं यहाँ पे कितने लूंगा 3 की घात 3 और आगे यहाँ पे 7 भी लूंगा, क्योंकि यहाँ पे 7 की घात 1 है और यहाँ पे 7 की घात क्या है 0। 7 की मैंने कहा था आपको लिखवाया था कि 1 के ऊपर अगर घात 0 होती है तो मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 होगा, 1 का इनटू इससे करेंगे यही संख्या आएगी, है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम घात क्या है 7 की घात 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 7 भी लेंगे। तो आप अगर इस तरह से घातों में लिखें तो एक ध्यान रखना, एलसीएम में अपन मिनिमम घात लेंगे और एलसीएम में मैक्सिमम घात लेंगे, ठीक है। अगर आप इस तरह से घात में लिखोगे, गुणनखंड घात में लिखोगे, तो एलसीएम में आपको मैक्सिमम घात लेनी है और एलसीएम में मिनिमम घात लेनी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब 8 और 16 इंटू 27 इंटू 7, ये इसका एलसीएम आएगा। अब 16 7 16 7 112 में 27 का गुणा करो, 7 दूनी 14, 1 7 और 1 8 7 इंटू 4 2 2 4 2 10 और 3 24। अब मुझे क्या निकालना है एलसीएम इंटू एलसीएम, है ना। बस मुझे क्या सिद्ध करना है कि एलसीएम इंटू एलसीएम बराबर संख्या का गुणनफल। ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम इंटू एलसीएम 6 इंटू 3024 24 2 6 दूनी 12 और 2 14 1 1 46 18, ठीक है। अब संख्या का गुणनफल गुणनफल संख्या का गुणनफल क्या क्या है 336 तो यहाँ पे लिख सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर संख्याओं का